नमस्कार दोस्तों, ईटी हिंदी के यूएसवी सीरीज वेबिनार में आपका बहुत स्वागत है। आज जिस बेहद खास टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, वो है हार्ट टॉक, कार्डियक हेल्थ को गहराई से समझे। इस वेबिनार में हम हार्ट हेल्थ से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर गहराई से चर्चा करेंगे। हाय, मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय और इस जानकारी भरे सेशन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हार्ट हेल्थ से जुड़ी समस्या को समझने और उसे मैनेज करने में हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ 3 हार्ट स्पेशलिस्ट शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर देवेंद्र कुमार अग्रवाल, एडिशनल डायरेक्टर कार्डियोलॉजी, फोर्टिस हॉस्पिटल, शालीमार बाग, न्यू दिल्ली। डॉक्टर देवेंद्र, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर हरनीश सिंह भाटिया, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शालीमार बाग, न्यू दिल्ली। डॉक्टर हरनीश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच नेहा। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सिद्धार्थ सम्राट, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी, फेलिक्स हॉस्पिटल, नोएडा। डॉक्टर सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नेहा। तो चलिए बिना देर किए सेशन को शुरू करते हैं। हृदय रोग भारत में एक बड़ी समस्या बन गया है, जिससे लगभग 40% मौतें होती हैं। पिछले 3 सालों में हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कोविड-19 महामारी के गंभीर प्रभाव इसकी बड़ी वजह है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार 2022 में हार्ट अटैक के मामलों में 12.5% की बढ़ोतरी हुई है। साल 2023 में जर्नल ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम था ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज। उस रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया भर में दिल के रोगों से होने वाली मौतों की संख्या 1990 में 12.4 करोड़ थी, जो 2022 में बढ़कर 19.8 करोड़ हो गई। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसका बड़ा कारण जनसंख्या और उम्र का बढ़ना है, लेकिन साथ ही उन्होंने मेटाबॉलिक, एनवायरमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े कारकों को भी इसकी बड़ी वजह माना है। रिपोर्ट में ज्योग्राफिकल एनालिसिस के बारे में भी बताया गया है, जो कहता है कि मध्य एशिया, पूर्वी यूरोप, उत्तरी अमेरिका और मध्य पूर्व में प्रति 1 लाख लोगों पर हाई सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के कारण होने वाली जो मृत्यु दर है, वो सबसे अधिक थी। वहीं मध्य एशिया, ओशिनिया, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में खराब डाइट के कारण सबसे अधिक लोग सीवीडी से पीड़ित थे। दुनिया भर में सीवीडी एक बड़ी समस्या बन चुकी है। इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए यूएसबी वेबिनार में भारत के कुछ जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट इकट्ठा होकर हार्ट हेल्थ से जुड़ी बातों पर जरूरी चर्चा करेंगे। एक्सपर्ट्स सीवीडी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नीतियां और जरूरी सुझाव भी देंगे। आपको बता दें कि भारत में होने वाली कम से कम 27% मौतों के लिए हृदय रोग जिम्मेदार है। यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत में हृदय रोग एक साइलेंट एपिडेमिक बन चुका है। पिछले 3 वर्षों में भारत में दिल के दौरे से होने वाली मौतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। कुछ एक्सपर्ट्स इस खतरनाक रुझान को कोविड-19 महामारी के स्थायी प्रभावों से भी जोड़ते हैं। इसी के साथ हम अपने सवालों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल पूछेंगे डॉक्टर देवेंद्र कुमार आपसे। डॉक्टर, भारत में जो हृदय रोग हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। आप हमें बता सकते हैं कि आमतौर पर कौन कौन सी हृदय संबंधी बीमारियां होती हैं और उनके मुख्य कारण क्या हैं? नमस्कार। हिंदुस्तान में जो दिल के रोगों के मरीज हैं, उसमें सबसे कॉमन कोरोनरी आर्टरी डिजीज या जो आर्टरीज में एथेरोस्क्लेरोसिस, कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से ब्लॉकेज है, वो सबसे कॉमन है। दूसरे नंबर पे वेल्व खराब होने वाली बीमारियां, जो कि रूमेटिक हार्ट डिजीज सबसे कॉमन आता है। इनके अलावा रिदम प्रॉब्लम, जिसमें कि हार्ट के जो हार्ट बीट है वो बहुत कम या बहुत तेज होने की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो तीसरे नंबर पे। और हार्ट फेलियर, जिसमें कि हार्ट की पंपिंग पावर कम हो जाती है, चाहे वो नसों के बंद होने की वजह से हुई हो, चाहे वाल्व के खराब होने की वजह से हुई हो। ये 4 जो कॉमन कारण हैं वो दिल की बीमारियों के मोस्ट कॉमन कारण हैं। एंड इनमें सबसे प्रमुख एथेरोस्क्लेरोटिक सीवीडी, जिसके बारे में नेहा जी ने नंबर्स बताए, काफी चौंकाने वाले हैं और वो काफी बढ़ते जा रहे हैं। ये मुख्य कारण है जो कि हार्ट डिजीज के लिए इंडिया में जिम्मेदार है। थैंक यू सो मच डॉक्टर देवेंद्र। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना अगला सवाल पूछेंगे डॉक्टर हरनीश आपसे।
डॉक्टर, जो अभी डॉक्टर देवेंद्र ने जो हृदय रोगों की पहचान करने और उनके कारणों को समझने में जिस तरह से मदद की, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बीमारियों के जो रिस्क फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं। प्लीज एक बार उनके बारे में हमें विस्तार से बताइए और खासकर उन पर ज्यादा प्रकाश डालिए जो भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो जैसे कि डॉक्टर देवेंद्र ने बताया हमें कि इंडिया में जो सबसे कॉमनली देखी जाने वाली हार्ट डिसीजेज हैं वो है अथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिसीजेज। तो उनके रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा, जैसे आपने बताया इंडिया में हार्ट डिसीजेज, कोरोनरी आर्टरी डिसीजेज एक साइलेंट एपिडेमिक का रूप ले चुकी हैं। ऑलमोस्ट 27% ऑफ ऑल द डेथ्स आर बिकॉज ऑफ द हार्ट डिसीजेज, जो कि हार्ट डिसीज को नंबर 1 कॉज बनाते हैं मोर्टेलिटी का। सेकेंडली, ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि अकॉर्डिंग टू एन आर्टिकल इन जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, जो हार्ट डिसीजेस की मेन एज है ऑफ ऑकरेंस इंडिया में वो है 52 ईयर्स कंपेयर टू द वेस्टर्न पॉपुलेशन, जहाँ पे हार्ट डिसीजेस यूजुअली लेट 50s या अर्ली 60s में देखी जाती हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि इंडिया में जो हार्ट डिसीजेज हैं वो एक डेकेड अर्लियर होती हैं कंपेयर टू हमारे वेस्टर्न काउंटरपार्ट्स। थर्डली, कोविड के बाद पिछले 3 सालों में ये फिनोमेना और ज़्यादा ऑगमेंट हो गया है और अब तो हम अपने आसपास भी देख सकते हैं कि इवन पीपल इन देयर 30s एंड 40s में भी हार्ट डिसीज़ का शिकार हो रहे हैं। इसके जो मेन रीजंस हैं, जिनमें जो हम ट्रेडिशनल 4 रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं, जिन्हें हम बताते हैं, वो हैं बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और स्मोकिंग। इसके अलावा जो माइनर रिस्क फैक्टर्स माने जाते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ओबेसिटी, पुअर लाइफस्टाइल, पुअर डाइटरी हैबिट्स, ओल्डर एज, मेल जेंडर, ये भी इक्वली ही इम्पॉर्टेंट हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जिन पेशेंट्स में ये देखा गया है कि उनमें फैमिली हिस्ट्री होती है प्रीमेच्योर हार्ट डिसीज़ होने की, जैसे कि जिनके फैमिली में पेरेंट्स ऑलरेडी 30s या 40s में जिनको हार्ट डिसीज़ हो चुकी हो, उनमें हार्ट डिसीज़ होने के चांसेस और ज़्यादा होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक जो हमने देखा है अपनी प्रैक्टिस में कि इनर्शिया टू ट्रीटमेंट, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम एक्सप्लेन करते हैं कि आपको बीपी या शुगर है तो आपको उसका ट्रीटमेंट रेगुलर लेना चाहिए, उसको कंट्रोल में रखना चाहिए, लेकिन एक ये मेंटालिटी या एक थॉट प्रोसेस होती है कि इन दवाइयों से शायद उनकी आदत पड़ जाए या ज़िंदगी भर खाना पड़े। इस थिंकिंग को बदलने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अनकंट्रोल बीपी और शुगर ही अल्टीमेटली हार्ट डिसीज़ का कारण बनते हैं। सो इन रिस्क फैक्टर्स के बारे में अवेयरनेस होना और इन्हें कंट्रोल में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हार्ट डिसीज के फ्यूचर अकरेंस को प्रिवेंट करने की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हरनीश। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे डॉक्टर सिद्धार्थ आपसे। डॉक्टर, प्लीज हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि अक्सर हम कौन से हृदय रोगों की जो खास लक्षण हैं उनको नजरअंदाज कर देते हैं, और साथ ही आप जो हमारी ऑडियंस है उनको हार्ट हेल्थ को लेकर जो मिसकंसेप्शंस हैं उनके बारे में भी बताइए, ताकि जो लोग साइलेंट एपिडेमिक को हल्के में लेते हैं या फिर उसके बारे में जिन्हें अधिक जानकारी नहीं है उन्हें अच्छे से पता चले। तो मैं बताना चाहूंगा, हमारे समाज में एक भ्रम है कि अगर मैं ब्लड प्रेशर की दवाई खाऊंगा तो मुझे जिंदगी भर खाना होगा, मेरा 140 बीपी है तो ये नॉर्मल बीपी है। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आपके मन में ये दुविधा है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, दवाइयां हम खाते जा रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ब्लड प्रेशर के डॉक्टर से मिलें और उसे कंट्रोल करें। अगर आप सोचें कि 140 बीपी है और एक नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल नहीं है। हमारी जो लेटेस्ट गाइडलाइन है उसका कहती है कि अगर आपकी बीपी 130/80 है तब वो आइडियल बीपी है। दूसरी चीज है कि अगर हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि चेस्ट पेन होता है, चलने पे होता है, लोग इसे सोचते हैं कि गैस की दर्द हो रहा है, उससे नजरअंदाज करते रहते हैं, वो हम इसे इग्नोर करते हैं और मेडिकल स्टोर पर जाकर ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं और हमेशा बोलते हैं कि ये तो हमारा गैस का दर्द है, कुछ भी नहीं है। बट मैं बताना चाहूंगा, अगर आपके पास फैमिली हिस्ट्री है, आपको डायबिटीज है और आपको चेस्ट पेन होता है या सांस फूलती है, तो आप इसे नजरअंदाज कभी मत करें। इसके अलावा बीपी को हमेशा कंट्रोल रखें, और अभी जैसे स्नोरिंग है, आपको खराटे की आदत है, तो उसे इग्नोर न करें। ये जो 3 फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जो कि आप इग्नोर करेंगे तो हार्ट की बीमारियां को बढ़ावा देगा। जी डॉक्टर सिद्धार्थ, मुझे लगता है कि हमारे जो ऑडियंस है उनको इन लक्षणों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए और इनको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर देवेंद्र की जो ये हृदय रोग हैं इनसे बचना कैसे है, और साथ ही हमें कुछ उन टेस्ट के बारे में भी बताइए जिनकी मदद से इन डिजीज के बारे में पता लगाया जा सकता है। हृदय रोग के बारे में जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई एक सिंगल कॉजेटिव फैक्टर नहीं है। जो रिस्क फैक्टर जैसे डॉक्टर हरनीश ने बताया, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई शुगर, स्मोकिंग, तो एक आम आदमी को हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ में अपने जो रिस्क फैक्टर्स हैं
उनके नंबर्स के बारे में उसे पता होना चाहिए कि उनके नंबर्स कहाँ चल रहे हैं। तो एक सिंपल टर्म, नो योर नंबर्स, अपने नंबर्स के बारे में जानकारी रखें। कोलेस्ट्रॉल और शुगर ऑलमोस्ट हर एडल्ट को 20 साल की उम्र के बाद में जरूर चेक कराना चाहिए। बीपी रेगुलरली चेक कराना चाहिए। अगर ये नंबर्स कंट्रोल में नहीं है तो डेफिनेटली हर एफर्ट करना चाहिए कि वो कंट्रोल में आए। बीपी कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ या लाइफस्टाइल, शुगर कंट्रोल करने के लिए भी लाइफस्टाइल और दवाइयाँ, कोलेस्ट्रॉल, इन सब में लाइफस्टाइल का बड़ा रोल है। स्मोकिंग जो है वो डेफिनेटली एक मेजर पॉजिटिव फैक्टर है एंड दैट हैज टू बी स्टॉप्ड। अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल भी मॉडरेशन या फिर स्टॉप ही कर देना चाहिए। अनड्यू स्ट्रेस जो कि आजकल की लाइफस्टाइल में, वर्क प्लेस पे, चाहे फैमिली में, वो उसको मिनिमाइज करने के तरीके ढूंढने चाहिए। और मेडिटेशन और दूसरी चीजें भी हेल्प कर सकती हैं। हार्ट डिजीज पर से को डिटेक्ट करने की बात करें तो जैसे डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि सिम्टम्स को इग्नोर न करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर जो सिम्टोमेटिक हैं और वो अपने सिम्टम्स को गैस का या कुछ मान के और उसको नजरअंदाज करते रहते हैं तो वो काफी प्रॉब्लमेटिक साबित होता है। स्पेशली एक्यूट हार्ट अटैक के केस में जब पेशेंट को मेजर सिम्टम हो रहे हैं लेकिन वो गैस का मान के लेट पहुंचता है, क्योंकि उसमें टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सुन के अगर घंटे 3 घंटे में पेशेंट पहुंच जाता है तो उसकी हार्ट की बड़ी बचत हो सकती है, लेकिन अगर वो लेट पहुंचता है तो परमानेंट नुकसान हो चुका होता है। तो सिम्टम्स नजरअंदाज ना करें। हार्ट के पर्टिकुलर टेस्ट के बारे में बात करें तो स्ट्रेस इवेल्युएशन जो कि टीएमटी और स्ट्रेस इको होता है, इससे हम हार्ट की डिजीज के बारे में पता लगा सकते हैं। आजकल के जमाने में हर टाउन्स में सीटी स्कैन की सुविधा अवेलेबल हो गई है। वहां पे हम कोरोनरी आर्टरी कैल्शियम स्कोर और सीटी एंजियोग्राफी के बारे में बात कर सकते हैं, जो कि डेफिनेटली हार्ट डिजीज की इंसिडेंस के बारे में पता लगाती हैं और फ्यूचर रिस्क के बारे में भी बताती हैं। और जिन पेशेंट को डेफिनेट सिम्टम्स हैं उनको हम इन्वेजिव कोरोनरी एंजियोग्राफी की सलाह देते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर देवेंद्र, मुझे लगता है कि अब हमारी ऑडियंस को ये जानकारी हो गई होगी कि आप हार्ट डिसीज से कैसे बच सकते हैं। लेकिन डॉक्टर हरनीश, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या आप इसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहेंगे, और साथ ही जो हमारी ऑडियंस है जिन्हें हार्ट हेल्थ है, जो हार्ट हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं, तो कुछ अर्ली इंटरवेंशंस के बारे में भी प्लीज एक बार जरूर बताइए। जैसे कि हम कहते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। दिस फंडा अप्लाइज इन हार्ट डिसीजेस वेरी वेल। तो हमेशा हमें एम यही करना है कि हार्ट डिसीज़ के ऑकरेंस से पहले ही या फिर अर्ली स्टेजेस भी हम उसे डिटेक्ट कर लें और उसको प्रिवेंट कर लिया जाए। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि डॉक्टर सिद्धार्थ ने कहा कि अपने सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सेंट्रल चेस्ट पेन फील होता है या फिर हैवीनेस फील होता है, स्पेशली वॉकिंग करने पे या फिर स्टेयर्स क्लाइंब करने पे, तो वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है हार्ट डिसीज़ के अर्ली ऑकरेंस का। अगर आपको ऐसा कुछ भी है तो आप तुरंत अपने कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन से कंसल्ट करें। ज़्यादातर केसेस में सिर्फ सिम्टम्स ही इनफ होते हैं रिकॉग्नाइज करने के लिए कि इस पेशेंट को हार्ट डिसीज़ की स्टार्टिंग हो चुकी है। ज़रूरत पड़ने पे सिंपल टेस्ट किए जा सकते हैं, जैसे कि ECG, 2D को, स्ट्रेस टेस्ट, जो कि हर जगह अवेलेबल हैं। इससे हार्ट डिसीज़ को ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसके बाद भी अगर डाउट्स रहें तो कार्डियक बायोमार्कर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि ट्रोपोनिन T, ट्रोपोनिन I, क्रिएटिनिन काइनेज टेस्ट किए जा सकते हैं। CT MRI आजकल हर जगह अवेलेबल है, CT कैल्शियम स्कोरिंग, CT एंजियोग्राफी। जिन पेशेंट्स में हार्ट डिसीज़ की प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी कम होती है, जिनके सिम्टम्स थोड़े एटिपिकल से होते हैं, कंफर्म नहीं होता, उनमें हम ये कर सकते हैं। तो इसके अलावा कोरोनरी एंजियोग्राफी, जैसे कि जिन पेशेंट्स में प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिनमें सिम्टम्स बहुत ही टिपिकल होते हैं या फिर जिनमें रिस्क फैक्टर्स होते हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, उन पेशेंट्स में कोरोनरी एंजियोग्राफी, जो कि एक इन्वेजिव है बट सिंपल और सेफ टेस्ट है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, वो किया जा सकता है। इसके अलावा एसोसिएटेड कंडीशंस को ट्रीट करना, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इनको आइडेंटिफाई किया जाना बहुत ही अर्ली स्टेजेस पे और ट्रीट करना ही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है अर्ली इंटरवेंशन हार्ट डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। इसके साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, जैसे कि स्ट्रेस रिडक्शन, एंग्जाइटी रिडक्शन, योगा, मेडिटेशन, फिजिकल एक्टिविटी, ये सब करके हम अर्ली स्टेजेस पे हार्ट डिसीज को स्टॉप कर सकते हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ, हम अक्सर हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट इस तरह के शब्द ना कई बार सुनते हैं, तो एक तो सबसे पहले ये बताइए कि इनका मतलब क्या है और क्या इनमें कोई अंतर होता है? प्लीज आसान भाषा में एक बार हमारी ऑडियंस को समझा दीजिए। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या अंतर है। हार्ट अटैक एक टर्म है जो कि हमारे हार्ट के अंदर जो धमनियां होती है उसमें ब्लॉकेज के कारण होता है। उसमें अगर कोई खून का थक्का बन गया हो तो ब्लॉक हो जाती है, जिसके कारण हमें सडनली बहुत ज्यादा चेस्ट पेन होने लगता है।
साथ में स्वेटिंग होती है और जो पेन होता है हमारे जबड़े या और हाथों में जा सकता है। ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हार्ट अटैक है। बट जो कार्डियक अरेस्ट है, अरेस्ट का मतलब ही है कि हार्ट की जो है धड़कन रुक गई है। जब से हम पैदा लेते हैं बचपन से ही, तब से हमारी ये धड़कन चलती रहती है। बट अगर आपकी धड़कन अचानक से रुक गई हो, ये रुकने के कारण या तो वो बिल्कुल बीटिंग करना बंद कर दे या फिर आपकी धड़कन सडनली आपकी 200-250 पहुंच जाए, तब ये होती है, जिससे हम टर्म देते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो दोनों में ये अंतर है कि हार्ट अटैक जो आता है ब्लॉकेज के कारण होती है, जिसके कारण हमें चेस्ट पेन होता है। लेकिन जब कार्डियक अरेस्ट होता है, धड़कन आपकी सडनली रुक जाती है, ऐसे में आपका जो बोलते हैं कि होश में खो जाता, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाती है। अगर वो कुछ कर रहा होता है सडनली गिर पड़ता है। तो हमें तुरंत ऐसे पेशेंट्स को जब अरेस्ट होती है तो हमें सीपीआर करना होता है। उसमें जितना जल्दी सीपीआर किया जाए उतना जल्दी उस पेशेंट को बेनिफिट होता है, अदरवाइज पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो हार्ट अटैक के कारण भी कई बार VT होता है, जिससे कारण कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो हार्ट अटैक एक ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, कार्डियक अरेस्ट एक रिदम की प्रॉब्लम है, लेकिन हार्ट अटैक के कारण भी कार्डियक अरेस्ट हो सकती है। जी डॉक्टर सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि अगर कोई अनकॉन्शियस होता है तो उसे CPR देखना बहुत जरूरी है। इसी से रिलेटेड मेरा जो अगला सवाल है वो डॉक्टर देवेंद्र आपसे है। डॉक्टर, ये टर्म तो हम हमेशा सुनते रहते हैं कि अगर किसी को स्ट्रोक आया है तो CPR देना है, CPR देना है। ऐसे में दो सवाल, एक तो ये इतना जरूरी क्यों है, और दूसरा इसको देने के कुछ आप आसान स्टेप्स के बारे में भी प्लीज हमारे ऑडियंस को बहुत इजी लैंग्वेज में एक बार समझा दीजिए। नेहा जी, जैसे डॉक्टर सिद्धार्थ बता रहे थे कि कार्डियक अरेस्ट मींस कि हार्ट की पंपिंग जो है, जो कि आदमी के शरीर में हार्ट का रेगुलर 24/7 ब्लड को पंप करने का काम है, और कार्डियक अरेस्ट में वो पंपिंग फंक्शन हार्ट का रुक जाता है, या तो हार्ट बीट बहुत स्लो या बहुत फास्ट 300-400 की रेट पे, जिससे कि वो ऑलमोस्ट कोई सिग्निफिकेंट पंपिंग नहीं हो पाती। तो पंपिंग ना होने की वजह से पूरे शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो ऑलमोस्ट ठप हो जाता है, रुक जाता है। और स्पेशली ब्रेन को जैसे ही सर्कुलेशन रुकता है तो आदमी बेहोश होने लगता है। पहले अगर वो बैठा है या खड़ा है तो वो गिर जाता है और बेहोशी आ जाती है। और अगर कोई उसकी पल्स कहीं से फील करने की कोशिश करे तो पल्स फील नहीं होती। तो एक पेशेंट जो कि अनकॉन्शियस हो गया है और जिसकी पल्स फील नहीं हो रही है, इसका मतलब वो कार्डियक अरेस्ट में है। कार्डियक अरेस्ट में जो भी बाईस्टैंडर, कलीग, फैमिली मेंबर वहां अवेलेबल है, वो पेशेंट को एक फ्लैट सरफेस पे लिटाए और फिर उसके बाद में उसकी चेस्ट पे दोनों हाथों को मोड़ के और लगातार 100 बार 1 मिनट में अगर कंप्रेशन दे, जिसको हम आजकल के टर्म में चेस्ट कंप्रेशन ओनली CPR, कि केवल छाती पे कंप्रेशन दिए जा रहे हैं 100 प्रति मिनट की दर से। तो उसमें हम उसके हार्ट को बाहर से छाती के ऊपर से जोर लगा के फोर्स ट्रांसमिट कर रहे हैं। उस ट्रांसमिटेड फोर्स से हार्ट को एक बाहर से पंपिंग सपोर्ट मिलता है। उस पंपिंग सपोर्ट से बॉडी में जो सर्कुलेशन बिल्कुल रुक गया है वो रीस्टोर होने की कोशिश करता है, और उस रीस्टोर्ड सर्कुलेशन से जो ब्रेन को सर्कुलेशन नहीं मिल रहा था वो मिलना शुरू हो जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आदमी के शरीर में ब्रेन सबसे नाजुक हिस्सा है। ब्रेन को अगर लगातार कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक अगर लगातार ब्लड ना मिले तो वो परमानेंट नुकसान होना शुरू हो जाता है। इसलिए किसी भी अनकॉन्शियस हुए पेशेंट को जो अचानक से अनकॉन्शियस हुआ है और उसकी पल्स अगर पैल्पेबल नहीं है, कहीं से भी फील नहीं हो रही है, हार्ट बीट फील नहीं हो रही है, तो उसमें जितना जल्दी हो सके उसका CPR शुरू करने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए, और CPR शुरू करके और उसको लगातार कंटिन्यू करना होता है जब तक कि कोई मेडिकल हेल्प ना मिल जाए या पेशेंट कॉन्शियस ना हो जाए। और उसमें दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो एक रीजनेबल फोर्स के साथ में और रीजनेबल रेट, दैट इज 100 पर मिनट की रेट से अगर कंप्रेशन दिए जाए तो उस आदमी के ब्रेन को सर्कुलेशन मेंटेन किया जा सकता है और मेडिकल हेल्प अराइव होने तक उसकी जान को बचाया जा सकता है। इवन ये वाली जो प्रक्रिया है ये हमें हॉस्पिटल्स में भी कई बार करनी पड़ती है, कि जो पेशेंट इमरजेंसी में या फिर हॉस्पिटल बेड पे अचानक से अनकॉन्शियस हुआ है तो हम उसकी जान बचाने की कोशिश हॉस्पिटल में भी करते हैं। तो इसमें पहले जो कंसेप्ट था कि माउथ टू माउथ ब्रीदिंग का भी एक कंपोनेंट था, लेकिन आजकल उसका रोल एक बाईस्टैंडर्ड CPR के लिए, या जो लेमैन जो CPR कर रहा है, आम आदमी जो CPR कर रहा है, उसमें ज्यादा नहीं मानते हैं। अगर आप छाती पे कंप्रेशन देके कंप्रेशन ओनली CPR अगर कर लेते हैं तो पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। जी डॉक्टर देवेंद्र, मुझे लगता है कि अब हमारी ऑडियंस को जो CPR का स्टेप बाय स्टेप तरीका है उसके बारे में अब अच्छे से जानकारी हो गई होगी। अब हम अगला सवाल पूछेंगे डॉक्टर हरनीश आपसे। डॉक्टर, क्या आप जो हृदय रोग हैं उनके इलाज में प्रयोग की जाने वाली दवाइयों के प्रभाव और उनके फायदों के बारे में बता सकते हैं?
तो बिल्कुल देखिए, हार्ट डिसीज जिसे कि हम कोरोनरी आर्टरी डिसीज कहते हैं, जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं इतनी देर से, ये यूजुअली एक प्रोग्रेसिव डिसीज होती है। प्रोग्रेसिव डिसीज का मतलब है कि एक बार जिसे डिसीज डेवलप हो जाए तो चांसेस बहुत हाई होते हैं कि ये डिसीज अल्टीमेटली प्रोग्रेस करते रहे। जैसे कि इफ इट स्टार्ट्स विद वन ब्लॉकेज तो वो यूजुअली मल्टीपल ब्लॉकेजेस में टर्न अप हो जाती है लेटर टाइम में। इसे ट्रीट करने के लिए जो हम एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास सर्जरी जो हम करते हैं, वो सिर्फ एग्जिस्टिंग ब्लॉकेजेस को ठीक कर सकता है, लेकिन नए ब्लॉकेजेस को डेवलप होने से रोकने के लिए हमें कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी पड़ती हैं, जिन्हें कि हम हार्ट मेडिकेशंस कहते हैं। दैट्स वाई जब भी किसी को कोरोनरी आर्टरी डिसीज डेवलप हो जाती है तो कार्डियोलॉजिस्ट उन्हें कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। ये इंश्योर करना कि वो मेडिसिन गाइडलाइन डायरेक्टेड हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो जो मेडिसिन यूजुअली कार्डियोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं उनमें इंक्लूडेड होते हैं नंबर 1 ब्लड थिनर्स, जिन्हें कि हम एंटीप्लेटलेट ड्रग्स भी कहते हैं, जो बेसिकली हमारे ब्लड को पतला रखने और क्लॉट फॉर्मेशन को रोकने में मदद करते हैं। सेकेंडली स्टैटिन्स दिए जाते हैं जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल, जैसे कि हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसको कंट्रोल करके रखते हैं। और यही कोलेस्ट्रॉल होता है जो हार्ट की आर्टरीज में डिपॉजिट होकर प्लाक फॉर्मेशन, अल्टीमेटली अथेरोस्क्लेरोसिस और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां करता है। सो स्टैटिन्स इस पूरी प्रोसेस को रोक के कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। थर्डली एसोसिएटेड मेडिकेशंस जो हार्ट को स्टेबलाइज करने में और हार्ट की पंपिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स हो गए, रास ब्लॉकर्स हो गए, अब रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए हैं SGLT2 इनहिबिटर्स, जो कि इनिशियली एंटी डायबिटिक ड्रग्स की तरह इंट्रोड्यूस हुए थे, लेकिन अब वो हार्ट की पंपिंग को इम्प्रूव करने में बहुत ही हेल्पफुल माने जाते हैं। ये भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, डाइटरी मॉडिफिकेशंस ऑफ कोर्स, एसोसिएटेड कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन हमें देनी पड़ती हैं, जैसे कि बीपी को ट्रीट करने के लिए, शुगर को ट्रीट करने के लिए, वो भी अल्टीमेटली हार्ट डिसीज को प्रिवेंट ही करती हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे रीइंफोर्स करने की ज़रूरत है, वो ये है कि एक हार्ट पेशेंट को स्पेसिफिकली जिसकी पहले एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास सर्जरी हो चुकी हो, उन्हें ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी मेडिकेशंस जो भी कार्डियोलॉजिस्ट एडवाइस करे वो खाते रहें, बिकॉज मेडिसिन का नॉन कॉम्प्लायंस ही हार्ट डिसीज के रिकरेंस का वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर्स है। ये सारी मेडिसिन इंश्योर करती हैं कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें, और इन मेडिसिन को बर्डन ना समझकर, इनकी इंपॉर्टेंस को समझकर इन्हें रेगुलरली एडमिनिस्टर करना, रेगुलरली खाना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रोग्रेसिव हार्ट डिसीज को रोकने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हरनीश। इसी कॉन्टेक्स्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं अगला सवाल डॉक्टर सिद्धार्थ आपसे पूछूंगी। डॉक्टर, जो एंजियोप्लास्टी जैसे कम जोखिम वाले जो प्रोसेस हैं, उनके क्या फायदे हैं और इनके क्या संभावित खतरे हो सकते हैं? एंजियोप्लास्टी एक प्रोसीजर है जिसमें हम जैसे बताया कि हार्ट अटैक आती है तो जो खून की धमनियां होती है हार्ट के अंदर वो ब्लॉक हो जाती है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उस जो ब्लॉकेज है उसे खोलने के लिए एंजियोप्लास्टी किया जाता है। उसके अंदर एक मेटल की रिंग होती है, वो डाला जाता है, जिससे कारण जो ब्लॉकेज है उसको खत्म कर दिया जाए। और एक आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, एक पाइप है उसके अंदर ब्लॉकेज आ गई है, तो पाइप को रिपेयर करने के लिए आप एक मेटल की रिंग अंदर डाल रहे हैं उसमें। तो फायदे ये हैं कि जैसे ही आपने एंजियोप्लास्टी किया तो जो ब्लड फ्लो रुक गई थी ब्लॉकेज होने का, वो ब्लड फ्लो स्टार्ट हो गई। तो जो ब्लड फ्लो रुकने के कारण जो जो हार्ट की मसल्स थी उसका डेथ होने लगता है, वो मरने लगते हैं। तो वो जो डेथ अगर नहीं होगी उस एरिया का, तो हार्ट की जो पंपिंग ही जो कम हो जाती है डेथ होने के कारण होती है। अगर पेशेंट लेट से पहुंचता है और आप लेट एंजियोप्लास्टी कर रहे हो तो बेनिफिट कम होता है। अर्ली पहुंचने से अगर आप ब्लड वेसल्स को अर्ली ओपन करते हैं एंजियोप्लास्टी करने से, जो हार्ट की मसल्स की डेथ होती है वो बच जाती है, तो पेशेंट की हार्ट की पंपिंग पूरी तरह खत्म नहीं होती है हार्ट अटैक के बाद। तो एंजियोप्लास्टी करने का सबसे जो बड़ा फायदा है ये है कि आपकी जो जो ब्लॉक हार्ट अटैक के कारण जो आपकी हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है वो कम नहीं होगी। जितना जल्दी किया जाए उतना बेहतर है। जो संभावित खतरे की बात है, तो हर प्रोसीजर का एक रिस्क है। जैसे कि आप रोड पे चल रहे हो तो एक्सीडेंट का रिस्क है, तो इसी तरह से हर प्रोसीजर का एक रिस्क है। बट ये अगर सेफ डॉक्टर के द्वारा सेफली किया जाए, एक अच्छे सेंटर पे किया जाए, तो ये बहुत ही सक्सेसफुल प्रोसीजर है, और रिस्क जो है लेस देन 1% है। तो ये हमें देखना है कि किस पेशेंट को एंजियोप्लास्टी किया जा रहा है, कितने रिस्क फैक्टर है, साथ में और कौन कौन से डिजीज एसोसिएटेड है, हमने और भी चीजों को ध्यान रखा है कि नहीं, कि उनकी किडनी कितनी थी, किडनी फंक्शन कैसी थी, उनकी पहले से शुगर कंट्रोल थी कि नहीं, पेशेंट का वेट कितना था, और आर्टरी जो थी उसमें कितनी कैल्सिफिकेशंस थे जब आप एंजियोप्लास्टी करने जा रहे हैं, और कितने खून के थक्के बने हुए थे। इन सब चीजों को अगर आप कंसीडर कर एंजियोप्लास्टी करें, और तो अगर सेफली किया जाए तो एक टोटली सेफ प्रोसीजर है, और ये जितना जल्दी किया जाए उतना सेफ है। अगर पेशेंट लेट से आपके पास आता है
24 आवर्स से ज़्यादा लेट अगर हो जाती है गाइडलाइन के अनुसार, तो उसके जो फायदे हैं वो कम होते जाते हैं। तो मैं पेशेंट को यही सलाह दूंगा, अगर आपको चेस्ट पेन है, हार्ट अटैक के सिम्टम्स है, तो अगर डायग्नोसिस बनती है कि आपको हार्ट अटैक है, तो अर्ली एज पॉसिबल एंजियोप्लास्टी की तरफ जाना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर सिद्धार्थ। अब मेरा अगला सवाल डॉक्टर देवेंद्र आपसे है। डॉक्टर, इलाज के बाद जो कार्डियक रिहेबिलिटेशन है वो क्यों जरूरी है और इसके क्या फायदे हैं? जैसे हार्ट डिजीज के बारे में हम बात कर रहे थे कि इंटरवेंशन एंजियोप्लास्टी जल्दी से जल्दी हो जाए। मेडिकेशन के बारे में डॉक्टर हरनीश ने बताया कि उनकी कंप्लायंस जो है वो मैक्सिमम अचीव की जाए, जिससे कि हार्ट में डिजीज रिकरेंस के चांसेस, अंदर ब्लॉकेज के रिकरेंस के चांसेस कम से कम हो। उसी तर्ज पे कार्डियक रिहेबिलिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डियक रिहेबिलिटेशन मींस पेशेंट का जो फिजिकल एक्टिविटी का जो पैटर्न है उसको धीरे धीरे करके रीएस्टेब्लिश किया जाए कि वो अपना एक गुड रीजनेबल फिजिकल एक्टिविटी लेवल है वो री अचीव कर सके। एंड उसमें पेशेंट की इजेक्शन फ्रैक्शन, पेशेंट के हार्ट फेलियर सिम्टम्स और पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन के हिसाब से वो धीरे धीरे हमें अपग्रेड करना होता है। उसमें जो डेडिकेटेड कार्डियक फिजियोथेरेपिस्ट और जो कार्डियोलॉजिस्ट की टीम है वो डेफिनेटली उसकी ऑब्जर्वेशन में अगर वो चीजें अपग्रेड की जाएं फिजिकल एक्टिविटी, तो पेशेंट एक गुड लाइफस्टाइल और गुड एक्टिविटी लेवल अचीव कर सकता है। साथ में दवाइयां और फिजिकल एक्टिविटी के अलावा डाइट एंड फ्लूइड इनटेक भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। स्पेशली हार्ट फेलियर के सिम्टम्स वाले पेशेंट में फ्लूइड बैलेंस, अगर पेशेंट को पैरों में सूजन और सांस फूलना बहुत ज्यादा है तो उन पेशेंट्स में फ्लूइड का जो अमाउंट है टोटल दिन भर में जो लिक्विड्स आप ले रहे हैं उसकी भी एक लिमिटेशन रखनी पड़ती है, उसको भी टाइट्रेट अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन करना पड़ता है। डाइट में चाहे वो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के हिसाब से आप फैटी फूड को इनटेक को कम करें, फ्रूट एंड वेजिटेबल बढ़ाएं और ड्राई फ्रूट्स लाइक वॉलनट एंड आमंड ले सकते हैं। तो डाइट रिहेबिलिटेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। सॉल्ट इनटेक को भी हमें कम करना होता है। तो ये सब चीजें इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटी, डाइट एंड फ्रूट मॉडिफिकेशन, ऑल दीज कंट्रीब्यूट टू रिहेबिलिटेशन एंड दिस इज लॉन्ग part of the patient journey from hospital to a future a good life. Thank you so much डॉक्टर देवेंद्र। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज रिसर्च के अनुसार भारत में हृदय रोगों से होने वाली मृत्यु दर दुनिया भर में औसत दर से ज्यादा है। हालात तो ये है कि देश में हर 1 लाख लोगों में 272 लोगों की मौत हृदय संबंधी बीमारियों से हो रही है, जबकि वैश्विक औसत प्रति 1 लाख पर 235 है। भारत में हृदय रोगों की महामारी के कुछ पहलू विशेष रूप से चिंताजनक है, जिनमें इनकी संख्या का तेजी से बढ़ना, कम उम्र में ही बीमारी का शुरू होना, उच्च मृत्यु दर शामिल है। यही कारण है कि सीवीडी को अक्सर एक साइलेंट किल या फिर एपिडेमिक या फिर एक टाइम बॉम्ब के रूप में जाना जाता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में मेरा जो अगला सवाल है वो डॉक्टर हरनीश आपसे है। डॉक्टर, आप स्पेशली हार्ट हेल्थ को बढ़ाने के लिए खान पान में किस तरह की जो बदलाव है उसकी सलाह देते हैं, और साथ ही जो हमारे पेशेंट हैं उनको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल। तो जब हम बात करते हैं हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने की, तो खान पान की आदतों में कुछ बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि हमें हेल्दी और पौष्टिक आहार लेने की आदत डालनी चाहिए, जिसका मतलब ये है कि हमें ज़्यादा फल, सब्जियां और होल ग्रेन्स जैसे कि वीट, राइस, अदरक, लहसुन, इन सब चीज़ों को हमारे डाइट में बढ़ाने की ज़रूरत है। हेल्दी ऑयल्स को यूज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हेल्दी ऑयल्स का मतलब है जैसे कि कॉमन लैंग्वेज में जो हम यूज़ करते हैं, जैतून का तेल, कोकोनट का तेल, अखरोट का तेल, एवोकाडो ऑयल, ये सब चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। ये हेल्दी ऑयल्स माने जाते हैं। इसके अलावा बेसिकली ये सब डाइट जब हम लेते हैं तो ये विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारे हार्ट के लिए बेनिफिशियल होते हैं। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि रेड मीट को एकदम टोटली ही अवॉइड किया जाए। रेड मीट इज़ नॉट गुड फॉर योर हार्ट। आप उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जैसे कि चिकन, टर्की, ये सब चीज़ें फिर भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। दे आर स्टिल ओके फॉर योर हार्ट। और स्पेशली सी फूड यू कैन हैव, जैसे कि फिश हो गया, सेलफिश हो गया, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में रिच होते हैं। एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं और हार्ट डिसीज़ को भी प्रिवेंट करते हैं।
इसके अलावा एक टॉपिक जो यूजुअली निगलेक्ट कर दिया जाता है, स्टडीज़ में ये देखा गया है कि अगर फूड को हम एल्यूमिनियम वाले यूटेंसिल्स में सर्व करते हैं तो दे अल्टीमेटली लीड टू हार्ट डिसीजेस। तो एक ये चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमें एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स को अवॉइड करना चाहिए। एंड में रेगुलर एक्सरसाइजेस 30-40 मिनट्स का वॉकिंग होना चाहिए एटलीस्ट 5 days a week एज एडवाइज बाय द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। इन सब चीज़ों से भी हार्ट अटैक को प्रिवेंट किया जा सकता है। डॉक्टर हरनीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि डॉक्टर हरनीश ने बताया कि आपको अपनी डाइट में कौन कौन सी चीजें ऐड करनी है और कौन कौन सी चीजों को रिमूव करना है ताकि आपका हार्ट हेल्थ हमेशा हेल्दी रहे। सो अब इसी कॉन्टेक्स्ट में मेरा जो अगला सवाल है वो डॉक्टर सिद्धार्थ से है। डॉक्टर, अभी हमने डाइट के बारे में तो जान लिया, लेकिन प्लीज आप हमारे दर्शकों को जो एक्सरसाइज है उसके महत्व में भी जानकारी दीजिए और साथ ही ये भी बताइए कि उपचार के बाद कौन कौन सी एक्टिविटीज करना ठीक रहेगा। तो मैं बताना चाहूंगा हार्ट के पेशेंट्स को या तो पहले से बीमारी हो या ना हो, बचाव के लिए भी जो गाइडलाइन है जैसा डॉक्टर हरनीश ने भी बताया, 30 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना चाहिए और प्रिफरेबल होना चाहिए कि वो एरोबिक हो, जैसे कि साइकिलिंग है, जॉगिंग है, स्विमिंग है। हमें एनारोबिक एक्सरसाइज जो कि जैसे कि वेट लिफ्टिंग है वो अवॉइड करना चाहिए। और जो गाइडलाइन कहती है कि कम से कम 30 मिनट हफ्ते में 5 डेज आपको करना ही चाहिए। अगर आप ये करेंगे तो आपकी हार्ट जो है हेल्दी रहेगा। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हम लोग देखते हैं यंगस्टर्स को वो जिम जाते हैं और इमीडिएटली जाकर वेट लिफ्टिंग शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको वार्म अप सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आपको वार्म अप करना है। और प्रीफरेबली अगर आप ऐसे प्रोफेशन में नहीं है जो कि बहुत ज्यादा मसल डिमांड करती है तो आप एरोबिक एक्सरसाइज करो। अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है जिसमें कि आपको मसल डिमांड की जरूरत है तो आप किसी तरह का एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स या फिर किसी तरह का कोई सप्लीमेंट जो कि आपको मसल बूस्ट करती हो, जो कि अननेचुरल हो, उसे अवॉइड करें। इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो हार्ट रेट है, बेसल हार्ट रेट, वो कम हो जाती है आपकी। जैसे आप देखोगे कि जो भी एथलीट है कि हार्ट रेट 50-60 के बीच में रहता है, तो अगर आपकी हार्ट रेट कम होगी तो आपका हार्ट जल्दी नहीं थकेगा और उसकी जो ऑक्सीजन डिमांड होगी वो कम होगी। और वो ऐसे पेशेंट्स को हार्ट अटैक का या फिर और भी हार्ट की बीमारी जैसे कि इसमें हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, रिएक्शन फ्रैक्शन कम हो जाती है, या कोई अरिथमिया प्रॉब्लम होती है, जिनकी हार्ट रेट बहुत ज्यादा होती है उनको अरिथमिया की प्रॉब्लम से धड़कन बढ़ी रहती है हमेशा, तो हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, इसे टैकिअरिथमिया भी कहते हैं हम लोग। तो इस तरह से आप उसको बचा सकते हैं। जी डॉक्टर सिद्धार्थ, बिल्कुल। सो डॉक्टर सिद्धार्थ, डॉक्टर हरनीश और डॉक्टर देवेंद्र, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमसे आज जुड़े और आपने हमें बताया कि बैलेंस डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज हमारे दर्शकों के या फिर हम सभी के हार्ट को हेल्दी रखने में कैसे मदद कर सकता है। लेकिन हमारे दर्शकों को ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर थकान या फिर सांस लेने जैसी कोई तकलीफ वाली समस्या होती है तो उसे नजरअंदाज नहीं करना है और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। मुझे लगता है कि जो हमारी ऑडियंस है उनके जो भी सवाल थे हार्ट हेल्थ को लेकर, उन सभी के आंसर आज मिल गए होंगे। सभी दर्शकों का और आप तीनों डॉक्टर्स का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी यूएसवी सीरीज वेबिनार यहीं पर खत्म होती है। अपना ख्याल रखें और बहुत हेल्दी रहें। थैंक यू सो मच डॉक्टर्स, आपने अपना टाइम हमें दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।